स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस पेपर। और यह प्रैक्टिस पेपर प्रिय रंजन कुमार जी की तरफ से कई बार ये बताया गया है कि 80 प्रश्नों पर एक प्रैक्टिस पेपर कराई जाए। बार बार इनका कमेंट आ रहा था, हिंदी साहित्य के 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाइए सर प्लीज़, बीपीएससी तैयारी 4 एग्ज़ाम के लिए प्लीज़ सर। इस तरह से इन्होंने कई बार कमेंट किया था 80 प्रश्नों के लिए। तो आज इन्हीं के कहने पर आज का जो प्रैक्टिस पेपर है वह 80 प्रश्नों पर आधारित है। तो 80 प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र, विज्ञप्ति। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद अपने उत्तर का चयन कीजिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। कुल 80 प्रश्न हैं, 80 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके बताना है। तो बताइए पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है अधिसूचना, बे विकल्प सही है। इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोति, अनुप्रास। एस्टेट की परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न अलंकार और छंद से पूछे गए थे, इसलिए अलंकार और छंद को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, वर्णों की आवृत्ति जहाँ बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। 3 नंबर है, अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति कौन सा है? आयो, जोग, सिखावन पांडे, परमारथी, पुराण निलादे, ज्यों बंजारे टांडे। व्यंजना, अभिधा, तात्पर्य, लक्षणा। शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, व्यंजना, अभिधा और लक्षणा। तो इसमें बताना है कौन सी शब्द शक्ति है। सही उत्तर है व्यंजना। 4 नंबर है, सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें हो जाएगा व्यंजना। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 2, 7, 8, 3। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। 6 नंबर है, शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकल्प को आप पढ़ लीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही नहीं है वह है, मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शब्द शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है, ये सही नहीं है। ठीक है, मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार कहा है और विश्वनाथ ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति कहा है, ये यहाँ पर उल्टा कहा गया है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार और विश्वनाथ ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति कहा है। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी से उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें लक्षणा है। 8 नंबर है, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? काव्य दोष बताना है, इसमें कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनरुक्ति। 9 नंबर है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? तो चौपाई छंद का पूर्व रूप है अरिल्य। ठीक है, चौपाई में जो है 16 मात्राएं होती हैं, यह आप सभी को पता है। 11 नंबर है, या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहु पुर को तजदारों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? कवित्त, सवैया, बरवय, दोहा। तो ये जो पंक्ति है ये रसखान की है और इसमें बताना है कौन सा छंद है। तो रसखान जो है सवैया के लिए प्रसिद्ध थे, तो इसमें सवैया है। 12 नंबर है, राम दूत अतुलित बलधामा
इसमें कितनी मात्राएं हैं? 22, 18, 8, 16। राम दूत अतुलित बलधामा, तो इसमें 16 मात्राएं हैं। यहाँ देखिए, राम इसमें 3 हो गया, दूत 3, अतुलित 4, बल 2, धामा 4, कुल मिला के 16 मात्राएं हैं। कंकन किंकिन निपुर धुनि सुनी, कहत लशन सन राम हृदय गुनी। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। तो इसमें जो छंद है वह चौपाई है। ठीक है, चौपाई छंद है। छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है। उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? तो उन विराम स्थलों को यति कहते हैं। मंदाक्रांता छंद का गढ़क्रम क्या है? छंद को आप अच्छे से, छंद और ये अलंकार, इन दोनों को अच्छे से पढ़िएगा। TRE 4 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो छंद और अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है TGT के लिए। मंदाक्रांता छंद का गढ़क्रम है, तो मंदाक्रांता छंद का गढ़क्रम है मा भा ना ता ता गा गा। मात्रिक समछंद नहीं है। चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, उल्लाला। मात्रिक समछंद नहीं है, तो इसमें उल्लाला जो है यह मात्रिक समछंद नहीं है। चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका तीनों हैं। ठीक है, हरि गीतिका ये मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद है, पूछा जाता है। बरवय छंद है सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध विषम मात्रिक। बरवय छंद क्या है? तो बरवय छंद जो है यह अर्ध सममात्रिक है। इसमें 12 बार है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बरवय 12 मात्राएं होती हैं। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता है कुरुक्षेत्र, और इसका जो मुख्य रस है वह वीर रस है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता है। रोमांच किस तरह का अनुभाव है? सात्विक, कायिक, आहार्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रोमांच जो है यह सात्विक अनुभाव है। राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं, तो रावण राम के क्रोध का रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प चुने। आलंबन, उद्दीपन, संचारी भाव, अनुभाव। तो इसमें हो जाएगा आलंबन, ए विकल्प सही होगा। ठीक है, आलंबन इसमें हो जाएगा। संचारी भावों की संख्या 33 है, लेकिन छल जो है वह 34वां संचारी भाव देव ने माना है। वैसे मूल रूप से संचारी भाव की संख्या 33 है। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? विकल्प को आप पढ़िए और बताइए रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। तो विभाव, अनुभव, संचारी भाव, अस्थाई भाव ये सभी रस के हैं। ठीक है, बाकी अविधा, लक्षणा, व्यंजना ये शब्द शक्ति के हैं। छंद, अलंकार, गुण ये अलग ही हैं। निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव हैं। भयानक रस के संचारी भाव कौन से हैं? पढ़ लीजिए विकल्प को, और इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार ये सभी भयानक रस के संचारी भाव हैं। सिंह की गर्जना या सांप की पुकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? सिंह की गर्जना या सांप की पुकार ये सभी जो है भयानक रस के उद्दीपन विभाव हैं। नाम से ही पता चल रहा है, सिंह की गर्जना हो या सांप की पुकार हो। 24 नंबर है अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। संबंध बोधक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक, संदेश सूचक। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंध बोधक, ये विकल्प सही है। नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। सरल वाक्य, विधानवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। कौन सा वाक्य है इसमें? तो इसमें मिश्र वाक्य है। ठीक है, यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा।
निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। सभी विकल्प को पढ़ लीजिए और बताइए इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य कौन सा है? बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना, रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही है, सुरेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया, मीरा अच्छा गाना गाती है। तो इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना। ये विकल्प सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का चयन कीजिए। जल्दी दरवाज़ा खोलो, माताजी ने पूजा कर ली, ईश्वर सबका भला करे, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो विधानवाचक माताजी ने पूजा कर ली, बी विकल्प सही होगा। ठीक है, माताजी ने पूजा कर ली। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा कवित्री, से विकल्प सही होगा। 29 नंबर, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपके सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। तो इसमें बी विकल्प सही होगा, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। 30 नंबर है, इसमें से भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसे मृत्यु दंड मिला, उसे मृत्यु की सज़ा मिली, उसे तत्काल मृत्यु की सज़ा मिली, उसे मृत्यु का दंड मिला। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा उसे मृत्यु दंड मिला। ठीक है, सज़ा जिसमें है ये गलत होगा, मृत्यु का दंड ये भी गलत होगा, उसे मृत्यु दंड मिला। निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। पुस्तक मेज पर रखी, कच्चे तेल की कीमत घट गया, वह मेरे सपनों का है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। अशुद्ध विकल्प हो जाएगा कच्चे तेल की कीमत घट गया नहीं, घट गई। 32 नंबर, वह तुम्हारा सामान उठा लो, वाक्य अशुद्ध शब्द है। वह तुम्हारा सामान उठा लो में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध हो जाएगा तुम्हारा, तुम अपना सामान उठा लो। ठीक है, यहाँ तुम्हारा नहीं होगा, तुम अपना सामान उठा लो, इस तरह से शुद्ध वाक्य होगा। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? एस्टेट की परीक्षा में और TRE 4 की परीक्षा में शुद्ध अशुद्ध से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं, वह वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा होगा? मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, सादर मैं प्रणाम करता हूँ, मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ, मैं सादर नमस्कार करता हूँ, डी विकल्प सही है, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। वह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, वाक्य का प्रकार है निषेधात्मक, इच्छार्थक, विधानार्थक, विस्मयादि बोधक। वह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, तो यह जो है विस्मयादि बोधक है। उसने खा लिया होगा वाक्य है, उसने खा लिया होगा विस्मयवाचक, प्रश्न अज्ञार्थक, संदेहवाचक। तो उसमें खा लिया होगा, ये अभी संशय की स्थिति बनी हुई है, संदेह में है। ठीक है, खाया होगा कि नहीं, खा लिया होगा, तो डी विकल्प इसका सही होगा। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। वह भले ही समझदार ना हो पर अच्छा है, वह दिल लगाकर पढ़ता है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे जाऊं, इस समय सर्दी है तो कोट पहन लो। मिश्र वाक्य कौन सा है? यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे जाऊं, सी विकल्प सही होगा। ठीक है, इसमें सी विकल्प मिश्र वाक्य है। काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है का अर्थ बताना है, ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ बताना है। छल कपट से एक बार काम बन जाता है, बार बार नहीं, ए विकल्प बिल्कुल सही है। काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट करना। तो कलई खुलना मतलब भेद प्रकट करना, सही विकल्प सही है। अगर आपको लग रहा है प्रश्न तेजी से कराए जा रहे हैं तो आप वीडियो को रोक करके अपने उत्तर का चयन कीजिए। तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तबेले की बला बंदर के सिर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपराध करे कोई, पकड़ा जाए कोई।
केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। चिराग तले अंधेरा, एक पंथ दो काज, ऊंची दुकान फीकी पकवान, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसमें जो है केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। ऊंची दुकान फीकी पकवान, ठीक है, दुकान ऊंची है लेकिन पकवान फीकी है, बाह्य प्रदर्शन। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब आधा अधूरा जानकारी होना, जिसके पास आधी अधूरी जानकारी होती है वह जो है बढ़ा चढ़ा कर बातें करता है, इसलिए इसकी एक कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए। और केवल बाह्य प्रदर्शन करना उसके लिए है ऊंची दुकान फीकी पकवान, बढ़ा चढ़ा कर बातें करना। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। बिल्कुल सही, ए विकल्प सही है, अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। 42 नंबर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। इस पर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए विकल्प, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। उड़ती चिड़िया को पहचानना, उड़ती चिड़िया को पहचानना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना, अनहोनी या लीक से हटकर बात करना। तो इसका सही उत्तर है मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना, उड़ती चिड़िया को पहचानना। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, तो इसका सही अर्थ है झूठा दिखावा करना, ए विकल्प सही होगा। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद में कौन सा समास है? परम है जो आनंद, परम है जो आनंद कर्मधारय समास। मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि, मनमाना, तो मनमाना में तत्पुरुष समास है, सी विकल्प सही होगा, मन से माना हुआ। नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष अव्ययी भाव कर्मधारय द्वंद्व, नीलगाय, तो नीलगाय कर्मधारय समास, नीला है जो गाय। प्रजाहित में कौन सा समास है? बहुब्रीहि तत्पुरुष द्वंद्व अव्ययी भाव, प्रजाहित, प्रजा के लिए हित, बी विकल्प सही है, तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? दशानन, यथेक्षा, सप्ताह, शताब्दी, त्रिलोचन, 24, चतुर्भुज, प्रत्यय। द्विगु समास, द्विगु समास की परिभाषा क्या है? द्विगु समास की परिभाषा है जिस समास का पूर्व पद संख्याबोधक हो, ठीक है। तो इसमें सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह, तो दोनों जो है ये संख्यावाचक है। अब इसमें 24 है लेकिन त्रिलोचन नहीं है, त्रिलोचन भगवान शिव का आ जाएगा। दशानन रावण का आ जाएगा, यहाँ बहुब्रीहि है। चतुर्भुज 4 भुजा वाले ब्रह्मा जी आ जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु, ठीक है। तो बी विकल्प इसमें सही होगा, द्विगु समास का उदाहरण है सप्ताह और शताब्दी। किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं, तो इसमें हो जाएगा गृहस्थ, हरफल मौला, कपड़छन, बी विकल्प सही है। सभी ये तीनों जो है तत्पुरुष समास से हैं, ठीक है। चौमासा शब्द में कौन सा समास है? चौमासा, तो चौमासा में हो जाएगा द्विगु समास। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। तो बहुब्रीहि समास का विकल्प कौन सा है? श्वेतांबर का इसका जो है समास विग्रह कौन सा होगा? अंबर श्वेत की तरह श्वेत है अंबर, जिसके अर्थात सरस्वती जी, बिल्कुल सही, सी विकल्प सही है। श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी, श्वेतांबर बहुब्रीहि समास।
53 नंबर है, नैतत में संधि विच्छेद होगा। नैतत, इसमें कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो इसमें जो संधि होगा वह स्वर संधि है, ठीक है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। नैतत में वृद्धि संधि है और इसका जो विक्रय होगा वह नय धन एतत, ये विकल्प सही होगा, नैतत। इसमें बताना है यदि ए ओ ए औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः अय अव आय आव हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? वृद्धि, यण, अयादि, दीर्घ। तो यह जो है अयादि स्वर संधि से विकल्प सही है, ठीक है। जैसे पवित्र, पवित्र, पवित्र में अयादि संधि है, इसका विग्रह कीजिए, पो धन इत्र होगा, पवित्र। निरुत्साह का संधि बताना है, निरुत्साह, तो इसमें निरुत्साह होगा, से विकल्प सही है। उच्चरित, 56 नंबर, उच्चरित, उच्चरित का सही हो जाएगा उच्चरित। तो इसमें जो संधि है वह व्यंजन संधि है, बी विकल्प सही है, व्यंजन संधि। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। धर्म, अर्थ, धर्म अर्थ सही संधि वाला विकल्प पहचानना है, तो इसका सही उत्तर है धर्मार्थ, सी विकल्प सही है। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद होगा, अन्वेषण, तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन एषण, बी विकल्प सही है, और इसमें यण संधि है अन्वेषण में। 59 नंबर, निम्न में से सममात्रिक छंद कौन सा है? सममात्रिक, दोहा, सोरठा, चौपाई या सभी? तो सममात्रिक हो जाएगा चौपाई, ठीक है। दोहा, सोरठा और ये दोनों जो है अर्ध सममात्रिक हैं। दोहा, सोरठा ये दोनों अर्ध सममात्रिक छंद हैं। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मंदाक्रांता, हरिगीतिका, रोला, दोहा। मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? तो इसमें मंदाक्रांता जो है यह मात्रिक छंद नहीं है। मंदाक्रांता शायद वाणिक छंद है, ठीक है। बाकी तीनों हरिगीतिका, रोला और दोहा ये तीनों मात्रिक छंद हैं। दी गई पंक्तियों के छंद बताइए। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी, चौपाई, दोहा, सोरठा, बरवै। कौन सा छंद है इसमें? सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी, तो ये चौपाई है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रश्न कठिन है, अब ध्यान से पढ़िएगा। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, तो इसमें सही विकल्प जो अशुद्ध है वह ए ही है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ए विकल्प अशुद्ध है, ठीक है। केंद्र की जगह स्थान होना चाहिए। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का स्थान रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। अपूर्ण, आसन्न, पूर्ण, संदिग्ध। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, दे रही थी अभी अपूर्ण है। उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आएगा। संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया उपवाक्य।
वह आदमी जो कल आया था आज भी आएगा, तो इसमें विशेषण है, बी विकल्प सही है। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। प्रश्नवाचक, विधानवाचक, निषेधात्मक, आज्ञावाचक। बच्चे खेल रहे हैं तो ये विधानवाचक। निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें। पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है। पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। वह पढ़ाई लिखाई कर लेता है, वह पढ़ाई लिखाई करता रहता है, दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं। वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है, तो इसका सही उत्तर है वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। समास योजना की दृष्टि से इनमें से एक अशुद्ध युग्म कौन सा है? सतसई, दिगु, तुलसीकृत, तत्पुरुष, मंदोदरी, बहुव्रीहि, माड़ासन, अव्ययीभाव। अशुद्ध युग्म बताना है। माड़ासन, अव्ययीभाव ये अशुद्ध है। सतसई 700, इसमें संख्यावाचक दिगु समास। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, मंदोदरी, बहुव्रीहि, माड़ासन, अव्ययीभाव। तो डी विकल्प असत्य है। माड़ासन अव्ययीभाव समास ये असत्य है, ठीक है। माड़ासन में भी तत्पुरुष समास होगा। माता पिता में कौन सा समास है? दिगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय। अब तक का सबसे आसान प्रश्न, माता पिता, ठीक है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। भला मानस में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि। भला मानस इसमें हो जाएगा कर्मधारय। कला प्रवीण में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव। कला प्रवीण, कला प्रवीण का कला में प्रवीण, तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष। निराकार का संधि विच्छेद होगा। निराकार, तो निराकार में हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। निराकार में है विसर्ग संधि और इसमें नी जमा आकार, ए विकल्प सही होगा। 72 नंबर है, द्वावपी का संधि विच्छेद होगा। द्वावपी, द्वावपी का सही संधि विच्छेद होगा दौ जमा अपी, बी विकल्प सही है। द्वावपी। 73 नंबर, निम्न विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत, तो स्वागत का आसान प्रश्न है, सु जमा आगत, स्वागत, इसमें यण संधि है। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्तालाप, तो वार्तालाप में दीर्घ संधि है, ठीक है। वार्ता धन आलाप, ए विकल्प सही है। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? उस वर्ग का तृतीय वर्ण, उस वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण, उस वर्ग का चतुर्थ वर्ण, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण। तो इसमें उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण, ठीक है, अनुनासिक या पंचम वर्ण। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपनी जगह से अलग कर दिया जाए तो उसे कहते हैं विस्थापित। उस लड़के को बुलाइए में लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है? संज्ञा बहुवचन, संज्ञा एक वचन, कर्म एक वचन, सभी सही है। उस लड़के को बुलाइए, तो कौन सा कथन गलत है? संज्ञा बहुवचन, ये गलत है, ठीक है। 78 नंबर, जो अवयव शब्द को दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। जो अवयव शब्द
दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे कहते हैं समुच्चय बोधक। वे विकल्प सही है। पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता? पद संगठन, पद निर्देश, पदान्वय, पद निर्णय। पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता? तो इसके लिए सही उत्तर है पद संगठन नहीं कहा जाता है। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत, भाषा, लक्ष्य, मानक, माध्यम। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं स्रोत भाषा। मानक लिपि से भाषा में क्या आती है? अनेकता, एकरूपता, विभिन्नता, अर्थ, भेदकता। तो मानक लिपि से भाषा में आती है एकरूपता। आज के वीडियो में हमने पढ़ा कुल 81 प्रश्न और ये सभी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 और आगामी जो एस्टेट की परीक्षा होनी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रियरंजन कुमार जी की तरफ से ये बताया गया था कि 80 प्रश्नों पर एक वीडियो बनाया जाए, तो उनके कहने पर यह वीडियो बनाया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।